रात के अंधेरे में ये जगमगाते शहर, सड़कों को रोशन करते ये हजारों बल्ब। क्या आपने कभी सोचा है ये उजाला कहाँ से आता है, कहाँ बनता है ये? वे कौन हैं जो दिन रात हमारे शहरों को रोशन रखते हैं और हमारे घरों को सुविधाजनक बनाते हैं? आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है, पर जहाँ से ये बिजली बनकर हमारे घरों और कारखानों में पहुँचती है, उन जगहों के पर्यावरण और आम लोगों के जीवन पर इसके असर के बारे में बात करना ज़रूरी है। थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर देश की लगभग 60% बिजली का उत्पादन करते हैं। वहीं ये प्रदूषण का केंद्र भी बन जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये प्रदूषण ना दिखाई देता हो, लेकिन जो लोग इन पावर प्लांट के पास रह रहे हैं उनको इसके भारी नुकसान झेलने पड़ते हैं। चलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से वहां बसे लोगों, जीव जंतु और पर्यावरण को देखते हैं। ये तस्वीरें हैं खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट की। खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। ये पावर प्लांट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंपनी महाजेनको द्वारा संचालित किया जाता है। सन 1979 से 2011 के बीच इस पावर प्लांट में 5 यूनिट शुरू की गई, जिनसे वर्तमान में 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। खापरखेड़ा पावर प्लांट पेंच नेशनल पार्क से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। देश के अन्य बड़े पावर प्लांट की तरह इस पावर प्लांट के संचालन में भी भारी मात्रा में कोयला जलाए जाने से और उससे उत्पन्न प्रदूषण की वैसी ही समस्या है। फ्लाई ऐश यानी कि कोयला जलने से बनने वाली राख पावर प्लांट के आसपास के इलाकों के लिए एक गंभीर समस्या है। हजारों किलो मात्रा में राख धूल की तरह हवा में कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। ये राख जमीन, पेड़ों, पानी के स्रोतों सब जगहों को घेर लेती है। आसपास रहने वाले लोग भी इसी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यही नहीं, ये राख इन इलाकों की खेती को भी प्रभावित करती है। इसके चलते खेती की उपज पहले से कम हो गई है, जिसका असर किसानों की आमदनी पर भी पड़ रहा है। और ये पूरा परिसर 10 किलोमीटर का पूरा राखमय। हाँ। घर में देखो, पानी में देखो राख, खेत में राख, घर में राख। हाँ। अब ये टीन का शेड है, इसके ऊपर कम से कम कितने राख होंगे। हाँ। और ये सब चिपक जाती है अनाज को। हाँ। मिर्ची की फसल नहीं होती वो राख से। हाँ। मेरे से नहीं, पूरे गांव वालों से पूछो, जहाँ पे हम क्विंटलों मिर्ची पकाते थे तो आज मिर्ची नहीं होती। हाँ। मिर्ची के पेड़ से सूख गए। हाँ, पहले तो जो घास होता है बरसात में, उस पे ये पूरी राख जमा हो जाती है नाइट की। रात को जो उड़ती है वो पूरी वो घास पे होती है। वो घास जानवर खाते हैं, उससे दूध देना एकदम कम कर देते हैं और उनको बीमारी होती है। वो गोबर भी एकदम पतला करती है जी। वो राख से। कपास, तुअर या कोई भी साग सब्जी ये जो हम ये करते बोते हैं, उसके पत्ती पे राख पूरी ऐसी चिपक जाती है। तो जो हरित द्रव्य बनना है, जो सूर्य प्रकाश जो पेड़ लेता है, वो एकदम कम होता है और सूखे जैसा पेड़ हो जाता है। जहाँ पे मेरे को 30 क्विंटल कपास होती थी इसके पहले, वहाँ पे 10 क्विंटल होना मुश्किल हो गया। पावर प्लांट के आसपास के इलाकों में दूर दूर तक हमें सूखी बंजर जमीन देखने को मिलती है। ये है खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन का फ्लाई ऐश डैम, राखड़ डैम। यहाँ फ्लाई ऐश को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। जब मई 2022 में इस इलाके का मुआयना किया गया तो ये राखड़ डैम सूखा हुआ था और हर जगह सूखी राख ही राख नजर आ रही थी। राखड़ डैम के सूखे हुए राख को ट्रकों से ईंट भट्टे वालों को बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। ये राख से भरे ट्रक दिन रात सड़कों से गुजरते हैं और पूरे इलाके में राख का अंबार लगाते हैं। कई जगहों पर राखड़ डैम से रिसते हुए मटमैला पानी दूसरी जगह निकल जाता है।
इसी तरह राख को भी खेतों में फैले देखा जा सकता है और यह मछली पालन के काम के इलाकों में भी फैला हुआ है। तो इस टाइम में अगर जंगल के टाइम में अगर अभी आप जाते हो अंदर तो एक चहचहाट रहती है जंगल में, पक्षियों की, जानवरों की, एक अलग सा माहौल रहता है। मगर वो माहौल आज ऐसे थर्मल प्लांट की वजह से ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। जो जानवर है, अगर ये राख हवा में उड़ती है या फिर पानी में घुल मिल जाती है तो वो पानी भी कौन पीता है? जानवर जंगल में पीते हैं। तो जानवर जब भी उसे पीता है तो जानवर को भी इस तरीके के रोगों की बीमारी होती है, जिसकी वजह से टाइगर्स, जो अभी टाइगर्स की जो अपनी काउंटिंग संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, जानवरों की संख्या घटती जा रही है। पावर प्लांट के बगल से ही कन्हान नदी बहती है। कई बार पावर प्लांट का कचरा इस नदी में ही बहा दिया जाता है। इस पावर प्लांट में पानी पेंच नदी पर बने एक डैम से आता है। ये नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आती है और नागपुर शहर भी इसी नदी का पानी पीता है। इस बांध के नज़दीक से ही पेंच टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है। राखर डैम का टूटना, फ्लाई ऐश को कन्हान नदी में छोड़ा जाना, आसपास के इलाकों में पीने का पानी जहरीला होना और उसमें भारी मात्रा में धातुओं का पाया जाना, पीने के पानी के पंपिंग स्टेशन को प्रभावित करना और जैसी कई घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं। आए दिन ये अखबार की सुर्खियां बनती हैं, पर अब तक इन समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खापरखेड़ा पावर प्लांट पेंच नेशनल पार्क के भी नज़दीक है, इसलिए इसका जंगल और वन्य प्राणियों पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट की तरह ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये पावर प्लांट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंपनी महाजेनको द्वारा संचालित किया जाता है। इस पावर प्लांट की पहली यूनिट 1983 में शुरू की गई थी और फिलहाल इसकी कुल क्षमता 2920 मेगावाट है। ये पावर प्लांट महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। राज्य की 25% बिजली का उत्पादन यहीं होता है। चंद्रपुर पावर प्लांट ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इरई नदी से इस पावर प्लांट में पानी आता है। भारी मात्रा में कोयला होने के कारण चंद्रपुर जिले को काले सोने वाला शहर कहा जाता है। चंद्रपुर एक औद्योगिक शहर है और यहाँ लोगों को कोयला खनन और औद्योगिकरण के चलते हुए प्रदूषण की दोगुनी मार झेलनी पड़ती है। चंद्रपुर पावर प्लांट चारों तरफ से कोयला खदानों से घिरा हुआ है। इलाके में जगह जगह राख के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि पावर प्लांट की राख से ईंटें बनाना चाहिए, पर इसके लिए ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी या प्रयास किए गए हैं, इसलिए काफ़ी सारी राख बेकार ही जाती है। इस राख को पाइपलाइन के जरिए राखर डैम में भेजा जाता है। कुछ जगहों पर राख के ढेर ने चट्टानों जैसा रूप ले लिया है। पावर प्लांट के राखर डैम से पानी रिसते हुए पानी के अन्य स्रोतों में मिलकर प्रदूषण फैलाता है। इसी प्रदूषित पानी में फिर मवेशी नहाते हैं और लोगों को भी यही पानी अपने रोजमर्रा के जीवन यापन में इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ अभी 9 यूनिट हो गए टोटल, उसमें से यूनिट नंबर 1 और 2 बंद कर दिए। तो ओल्ड थे और साथ ही साथ पोल्यूशन का लेवल भी ज़्यादा था। उसमें तो काफ़ी रहे आंदोलन रहे, PIL रहा, उसके बाद बहुत सारे संस्था है, संगठन है, उनका भी पोल्यूशन के खिलाफ। या पोल्यूशन का लेवल जैसे बढ़ता है, लोगों का एक प्रेशर ग्रुप हमेशा रहता है, उसी वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ा। ऐश के माध्यम से तो बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल है कि ऐश अगर वातावरण में जाती है तो उसका डीऑक्सीजन, मर्क्यूरी, जिसको मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बट यहाँ कहाँ तक वो प्रभावित हुआ है, लोगों की किस तरीके की समस्या है, हम बार बार वो मांग कर रहे हैं कि इन लोगों का एक सर्वेक्षण या हेल्थ चेकअप कैंप या इस वातावरण का उस तरीके से स्टडी होना चाहिए कि मानवों के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। या हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आजू बाजू में काफ़ी जंगलों में वन्य प्राणी है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी प्रभावों का एक अभ्यास होना भी ज़रूरी है।
और अभी हम देखते हैं कि यहाँ नदियों में फ्लैश आ रही है, ऐश डैम फुल हो चुका है। ऐसी स्थिति में इन तरीके को टेक्निकल थोड़ा सा अभ्यास होना ज़रूरी है, तभी उचित उसके ऊपर कह पाएंगे कि क्या क्या प्रभाव हो रहा है। खेती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है अपने इसका राखड़ का? यानी बोलो तो राख बहुत आज खेती पे यानी जो अपना जो माल हम डालते हैं ना खेत में, हाँ उसके ऊपर तो राख तो आने वाली है हाँ और हवा से, हाँ और आके उसका ऊपर तो ये असर गिर सकता है, और ज़्यादा जो उत्पन्न मिलने वाला हम लोगों को उतना मिल नहीं सकता। अच्छा, उत्पादन तो कम हो गया। उत्पादन यानी बहुत कम होता है ना राखड़ की वजह से, हाँ। और पानी भी नहीं है, अभी धूप का लेकर समय, और जो पानी गिरेगा, बारिश गिरेंगी तो मैं खुद एक सर्वे किया हूँ। जो राख है अभी जहाँ हम फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, इसको 2-3 दिन के बाद में हमको धोना होता है पानी के ऊपर, और ये तो उसका कलर जो है कलर काला काला मिलेगा। तो इसमें इन पार्टिकल्स जो है वो ये कांच जिसके ऊपर है, मैं ये हाथ धुआ लिया, ये कल हम लोगों ने इसको साफ किया था, लेकिन मैं मेरा नाम आराम से लिख सकता हूँ उसके ऊपर। ये काला काला जो है ये इसके अंदर आया होगा। तो ये असर जो है असर हमारे हर चीज़ के ऊपर है। ये कुर्सी जिसके ऊपर बैठा हूँ मैं, अगर मान लो उसमें जोर से ऐसा मार लूँगा, पूरा डस्ट जो है डस्ट उसके ऊपर से उड़ जाएगी। यहाँ पे लोगों का कहना है, और कहना नहीं मैं खुद दिखता हूँ, हमारे नाक में से जो द्रव निकलता है वो काला होता है। हमारे आँखों को जिसमें चुकुड़ होते हैं मराठी में, ये हमेशा काला आँखों में से अगर साबुन से आप अगर नहाएंगे तो तुम्हारा काला काला पानी जो है काले कलर का ही पानी आपको मिलेगा। चंद्रपुर से आप अगर नहाते हैं तो हर चीज़ के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर डस्ट पार्टिकल जो है बिल्कुल काला वाला वो यहाँ पे है। तो हम कितना उसको इन्हेल करते हैं, क्योंकि नाकों में से जो फिल्टरिंग होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा मटेरियल हमारे लंग्स में यहाँ से जाता है। मैंने एक रिपोर्ट सुना हूँ, पता नहीं सही गलत है, लेकिन सुना हूँ मैं डॉक्टरों की मुझे सुना कि यहाँ के लोग मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम जब किया जाता है उनका लंग्स जो है वो हमेशा काला रहता है। हमारे चंद्रपुर के सराउंडिंग में कोल है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, इन सब के यहाँ से काफ़ी सारा डस्ट आता है। तो डेफिनेटली ये डस्ट की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चंद्रपुर में देखे जाते हैं। अब पर्टिकुलरली मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो मेरे पास लंग संबंधित, श्वसन प्रक्रिया संबंधित काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ देखने मिलते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो मैं बोलना चाहूँगा वो एक होती है COPD। COPD एक दमे का प्रकार रहता है जिसमें धूल, डस्ट या जो भी अपन काम करते हैं वहाँ के प्रदूषण की वजह से लंग्स यानी जो कि फेफड़े रहते हैं, ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, सांस लेना सांस छोड़ना ये इनका काम रहता है। ये इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो सांस पेशेंट बाहर नहीं छोड़ पाता है, उसको सांस लेने में शिकायत होती है, यानी उसके जो फेफड़े रहते हैं जिसको हम श्वसन नलिकाएं कहते हैं वो सूज जाती है। उसकी वजह से उनको बार बार खांसी होती है और बलगम भी तैयार होता है, उनको कफ बाहर आते रहता है और हमेशा ये दमे की शिकायत उनको रहती है। उसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो यहाँ देखने मिलती है उसको कहते हैं ILD यानी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। COPD या अस्थमा में लंग्स सिकुड़ जाते हैं अंदर से, ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब्स नैरो डाउन हो जाते हैं, लेकिन ILD में वो ऊपर से भी फाइब्रोज हो जाते हैं, यानी लंग जो कि एक बहुत अच्छा स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है वो स्पंज ना रहते ऐसे वो पूरा स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स को 12 महीने खांसी चलती है, उनका धीरे 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 ऑक्सीजन लेवल कम होना चालू हो जाता है। फिर ऐसे पेशेंट्स को तो इवन घर पे भी ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। चंद्रपुर में जिस स्तर पर बिजली उत्पादन, खनन और साथ ही औद्योगिकरण हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में प्रदूषण की समस्या लोगों के साथ साथ वहाँ के जंगलों और वन्य जीवों के लिए भी गंभीर होती जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की भारी मात्रा में खपत कर और बिजली बनाकर हम शहरों का विकास तो कर रहे हैं, पर इसकी कीमत किसी और को ही चुकानी पड़ रही है। चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन से होते हुए हम मध्य प्रदेश के सारनी शहर में स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन पहुंचे। सारनी शहर बैतूल जिले के अंदर आता है और ये जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट की शुरुआत 1967 में की गई थी। इसके बाद और भी यूनिट बने, लेकिन अब तक इसके 9 यूनिट को बंद किया जा चुका है और फिलहाल इसके 2 ही यूनिट कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता है 500 मेगावाट।
ये पावर प्लांट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 20 किलोमीटर दूरी से भी कम है। इस पावर प्लांट से ही सतपुड़ा के जंगल की झलक देखी जा सकती है। इस पावर प्लांट को पानी तवा नदी पर बने एक जलाशय के जरिए सप्लाई किया जाता है। खापरखेड़ा और चंद्रपुर पावर प्लांट की तरह यहाँ भी राख की समस्या वैसी ही बनी हुई है। इलाके में जगह जगह सूखी राख के ढेर देखे जा सकते हैं। जब मई 2022 में शूटिंग हो रही थी तो यहाँ का फ्लाई ऐश डैम सूखा पड़ा था और दूर दूर तक बस राख ही राख नजर आ रही थी। बारिश के दिनों में इसी फ्लाई ऐश डैम में पानी भर जाता है, जो बहकर पानी के स्रोतों को और भी प्रदूषित करता है। यहाँ आसपास लोगों से बात करने पर पता चला कि अन्य बसाए गए पावर प्लांट की तुलना में यहाँ लोगों के विस्थापन की समस्या वैसी नहीं रही है, क्योंकि जब यहाँ पावर प्लांट बसाया गया था तब ये पूरा जंगल वाला क्षेत्र था और इसके पास ज़्यादा समुदाय नहीं बसे हुए थे। वहाँ पे पहले तो गांव था, वहाँ पे थोड़ा बहुत, ज़्यादा बस्ती नहीं थी वहाँ पे, तो बताते हैं पहले जमाने के लोग। हाँ। मतलब कि चलो कि ऐसे सारनी, जैसे सारनी नहीं था पहले, जंगल एरिया था। हाँ। पूरा। हाँ। ये पावर प्लांट बनने के कारण इतने जो एरिया फैला है, ये सब बिल्डिंग बन गई जो। हाँ। इसके बाद ही हुआ है। सतपुड़ा पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण का नकारात्मक असर दीर्घकालीन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों पर भी पड़ेगा, जिसके बारे में और चिंतन जरूरी है। मध्य प्रदेश से अब हम चलते हैं झारखंड राज्य की तरफ। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट झारखंड के बोकारो जिले में चंद्रपुरा शहर में है। झारखंड राज्य के अनेक कारखानों की तरह ये पावर प्लांट भी आसपास के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। पावर प्लांट के पास से ही दामोदर नदी बहती है, जिससे पावर प्लांट को पानी सप्लाई किया जाता है। चंद्रपुरा पावर प्लांट दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी दामोदर घाटी निगम द्वारा संचालित है, जो एक सरकारी कंपनी है। इसे लोग DVC के नाम से भी जानते हैं। इस पावर प्लांट के पहले यूनिट को 1964 में शुरू किया गया था और इसकी मौजूदा क्षमता 630 मेगावाट है, जिसमें साल 2011 में 250 मेगावाट के 2 यूनिट जोड़े गए और साल 2017 में 130 मेगावाट के 2 यूनिट बंद किए गए। 8 आदिवासी गांवों को विस्थापित करके इस प्लांट को शुरू किया गया था। विस्थापित किए गए लोग आज भी नियोजन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जुलाई 2022 की शूटिंग के दौरान पावर प्लांट के मेन गेट के ठीक बाहर आदिवासी विस्थापित मोर्चे से जुड़े लोग 20 दिनों से धरने पर बैठे थे। हमारे पूर्वजों ने जो है कि सारा ज़मीन यहाँ जो है पूर्वजों ने DVC को दे दी और यहाँ कारखाना लगा के DVC अरबों खरबों रुपया कमा रही है। लेकिन यहाँ के जो हम लोग आदिवासी विस्थापित परिवार हैं, हम लोग जो हैं बहुत ही एकदम नीचे, एकदम दलित स्तर पे चले गए हैं। इतना यहाँ लाचारी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ का ज़मीन के मालिक हम लोग होने के बावजूद भी हमारे माताएं बहनें बर्तन धोने के लिए गैर विस्थापित घर में मजबूर हो गई है। अभी रोज़गार नहीं होने के कारण हमारे आदिवासी परिवार में, विस्थापित परिवार में होता क्या है कि अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके गार्जियन अच्छा पोषण मतलब खाना नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं दे पा रहे हैं। कहीं भी आप देखिएगा, मतलब हमारा गांव भी आप घूमिएगा जगह जगह में, तो विकास से हम लोग कोसों दूर हैं। विकास के नाम पे हम लोग कोसों दूर हैं। ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना सड़क है, एकदम कुछ मूलभूत सुविधा भी नहीं है। जबकि राजाबेड़ा हो गया, बुरसाबाद हो गया, नया बस्ती पिपराडी हो गया, जंजीरगुटू हो गया, आपका परसाडी हो गया, बूढ़ीडी हो गया, TSC बस्ती हो गया, खानोडी हो गया, ये सब गांव DVC का गोद में होना चाहिए। इन लोग के गांव में एकदम विकास जो है पूरी तरह से एकदम हरा भरा पूरा होना चाहिए। लेकिन अभी भी जाइएगा तो हर चीज़ आपको अभागा मिलेगा, कोई चीज़ आपको संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। आदिवासी विस्थापित मोर्चा के लोग अपनी मांग पर अडिग थे और अपने संघर्षपूर्ण नारों के जरिए DVC प्रबंधन तक अपनी मांग पुरजोर तरीके से पहुंचा रहे थे। अभी तक हम लोग को विस्थापित से सबसे चीज़ से वंचित किया गया है, रोजगार से, बिजली से, सड़क से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, मतलब हर प्रकार से। आज तक 75 वर्ष हो गया DVC का,
लेकिन 75 साल से अभी तक डीवीसी कभी गांव आसपास जितना उसका विस्थापित गांव है 8 गांव जो आती है, लेकिन आज तक कभी वो ब्यौरा नहीं लिया है कि मेरा गांव किस हाल में है। जो हम लोग को ज़मीन दिया है, जो जहाँ का ज़मीनदाता था, वो लोग जबकि दे के यहाँ डीवीसी को बसाया है, लेकिन आज तक वो लोग से कभी एक दिन भी कभी पूछने के लिए नहीं आया है यहाँ तक कि कौन मेरा गांव जो आसपास में है किस हाल में है। सब जगह देखिए इंदिरा आवास सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ जब हम लोग जाते हैं मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं तो वो लोग कहता है कि आप लोग का अपना ज़मीन होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग उससे भी वंचित हो जाते हैं। जो भी योजना आती है तो उसमें एनओसी मांगा जाता है कि बिना एनओसी का कुछ नहीं हो पाएगा, और जिसके वजह से उससे भी हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसी तरह भुरसाबाद गांव से राधा देवी ने डीवीसी प्रशासन द्वारा कागजी तौर पर गोद लिए गए इस गांव की ज़मीनी हालात के बारे में बताया। खेती खिलाने के बात लगे तो उठा कहाँ सब तो बंजरे भई गए। जितना प्लांट के जैसे डीवीसी के जैसे कचरा क्वार्टर सबके कचरा सब तो खेते में आ रहा, कहाँ ई हो रहा, सब तो बंजरे खेत बन गए। आज जे डीवीसी जे गोद गोद ले लिए तो डीवीसी कहाँ गोद ले ले, सब बाहरे भाग रहे, सब काम यहाँ तो मिलबे नहीं कर रहे, कहाँ काम मिल रहा, कुछ तो काम ही नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात किया जाए रोजगार पे तो हम लोग विस्थापित गांव है, और सबसे पहली बात कि जितने भी विस्थापित गांव है सबको डीवीसी द्वारा रोजगार से वंचित करके रखा गया है। और रही बात खेती पे, जो जितना भी कॉलोनी का सारा पानी वगैरह है वो एक नाले के थ्रू हमारे खेतों में जाती है। इससे क्या होती है कि जो केमिकल डस्ट और आपका मल मूत्र वगैरह पानी सब, उससे खेती पे बहुत प्रभाव पड़ती है। इससे फसलें भी बर्बाद होती है और अनाज भी नहीं हो पाती। पावर प्लांट के आसपास के इलाकों के दौरे पर गांव वालों ने प्लांट से निकलने वाली राख और कचरा के प्रदूषण को दिखाया और बताया कि ये उनकी खेती को भी खराब कर रहा है। लोगों में इस बात से खासी नाराज़गी है कि एक तरफ उन्हें विस्थापन की मार झेलनी पड़ी और दूसरी तरफ उनके गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। साथ ही खेती से जो उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी उसमें भी भारी कमी आई है। दामोदर नदी का प्रदूषित पानी भी उनके लिए और समस्या खड़ी कर रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत यही है। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषित पानी को बाहर नाले में बहा दिया जाता है। यही प्रदूषित पानी किसानों के खेत में जाकर मिल जाता है और उनकी फसलों को खराब करता है। आगे जाकर यही पानी दामोदर नदी में जा मिलता है। इसी तरह प्लांट से निकलने वाला तेल युक्त गंदा पानी भी प्लांट के बाहर ही छोड़ दिया जाता है, जो खेतों में जाकर फसलों को खराब करता है। प्लांट के पिछले खुले भाग में राख रखने की जगह बनी हुई है। यहाँ चारों तरफ राख फैली रहती है। गर्मी के दिनों में यह जगह सूखी पड़ी रहती है और पूरे क्षेत्र में राख उड़ने लगती है। गांव वाले इसी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। और ये पानी जो होता है इसमें केमिकल भी मिला होता है जो बहुत दुर्गंध देती है। इसके बाद ये जो चाय है वो आता है एक कीचड़ जैसे बन जाता है सर, कीचड़ वो बहुत गंद करता है। चाय उठा के दिखा सकते हैं? क्यों नहीं सर, आप चाय देख सकते हैं, उठा के दिखाइए तो हाथ में। बहुत ही देखिए बहुत गंदा होता है। ये कहीं पे जम के रह जाता है, पुराना हो जाता है, तब ये एकदम पूरा कीचड़ हो जाता है, महकता है, पूरी गंदे तरीके से महकता है। इससे इन्फेक्शन भी होता है सर। हम लोग खुद आते हैं सर, हमें बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम होता है जिसका हम लोग को उपचार करना पड़ता है खुद से। इसके लिए डीवीसी कुछ नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। इससे नदी गंदा हो रहा है, यहाँ के लोग उस कचड़े की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग जाए तो जाए कहाँ, किसको बताएं जो हम लोग का इसके लिए कुछ साधन वो दे ताकि इसको साफ सफाई कर सके, हम लोग का कुछ सुविधा डाल सके, हमको इन प्रॉब्लम से निकाल सके। ऐसा कोई काम नहीं है डीवीसी का। प्लांट के कचरे में एक रुई की जैसी चीज़ निकलती है जिसे बोरे में भरकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। लोगों का कहना है कि इसे छूने से बहुत ज़्यादा खुजली होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे लूज मोशन वगैरह हुआ, पेट दर्द हो गया है, इस तरह का पेशेंट अभी ज़्यादा आ रहा है। जैसे सांस की बीमारी के बारे में बोले सर, किस तरह का? सांस का बीमारी जैसे अभी छोटा बच्चा लोग को जैसे निमोनिया है, और बड़ा लोग में ब्रोंकाइटिस और
हो सकता है कि जो लास्ट ईयर जो कोविड फैला था उसका भी थोड़ा सा असर हो, तो उसके वजह से भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ कोविड का उस तरह का कोई सिम्टम अभी तक इधर नहीं मिला। इससे सर टीबी का सिम्टम्स कुछ आता है? हाँ हाँ, टीबी का पेशेंट यहाँ काफ़ी है, काफ़ी मात्रा में यहाँ टीबी का पेशेंट है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग का यहाँ सामने में ही झारखंड सरकार के द्वारा जो NM बैठती है उन्हीं के थ्रू से टीबी का इलाज भी यहाँ होता है और काफ़ी पेशेंट आते हैं टीबी का। चंदपुरा पावर प्लांट के आसपास बसाए गए विस्थापित गांव की दुर्दशा यहाँ की सड़कें बेहतर बयान करती हैं, जो इसी इंतज़ार में हैं कि उनका भी कभी विकास होगा। पर क्या सिर्फ विस्थापित गांव का विकास करने से जल, जंगल, ज़मीन और नदी का प्रदूषण थम पाएगा? इसका जवाब शायद DVC प्रशासन के पास भी नहीं है। फिलहाल यूँ प्रतीत होता है कि चंदपुरा के आदिवासियों का संघर्ष अभी लंबे समय चलेगा। विस्थापितों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विस्थापितों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जहां एक तरफ आज के युग में पावर प्लांट और उससे उत्पन्न बिजली को तरक्की का प्रतीक माना जाता है, इसके आसपास के बसे लोगों को जो विस्थापन और प्रदूषण झेलना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। खापरखेड़ा, चंदपुर, सतपुरा और चंदपुरा जैसे पावर प्लांट जो वन्य क्षेत्रों के पास स्थित हैं, उनसे न सिर्फ आम लोगों की सेहत और आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि उनका एक नकारात्मक असर वहाँ के जंगलों, वन्य प्राणियों और जल के स्रोतों पर भी पड़ रहा है। कहा जाता है कि सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के जरिए हम कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के दुष्प्रभावों से आखिरकार निजात पा लेंगे। पर जब तक ऐसे थर्मल पावर प्लांट काम में लाए जाते रहेंगे, तब तक कई मुश्किल सवाल हमारे सामने बने रहेंगे।